हाय दोस्तों, एग्रीकल्चर वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार कृषि विज्ञान विषय के अंतर्गत एक नए शीर्षक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का शीर्षक है मृदा गठन या मृदा कणाकार। यह शीर्षक कृषि विज्ञान कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 से लिया गया है। आइए जानते हैं इस शीर्षक से संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, मोटी बालू के कणों का आकार क्या होता है? ए 0.2 मिलीमीटर से लेकर 0.02 मिलीमीटर तक, बी 2 मिलीमीटर से लेकर 0.2 मिलीमीटर के मध्य, सी 0.02 मिलीमीटर से लेकर 0.002 मिलीमीटर के मध्य तक, और डी 0.002 मिलीमीटर से कम। इस प्रकार साथियों, मोटी बालू के कणों का आकार प्रश्न के अनुसार 2 मिलीमीटर से लेकर 0.2 मिलीमीटर के मध्य होता है, अर्थात बी उत्तर इसका सही है। आइए चलते प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, किले के कणों का आकार होता है? ए 0.002 मिलीमीटर से कम, बी 0.2 से 0.02 मिलीमीटर के मध्य, सी 2 से 0.02 मिलीमीटर के मध्य, डी 0.02 से 0.002 मिलीमीटर के मध्य। इस प्रकार प्रश्न 2 का सही उत्तर ए है, अर्थात किले के कणों का आकार 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। साथियों, आइए चलते प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है, सिल्ट के कणों का आकार होता है? ए 0.002 मिलीमीटर से कम, बी 0.2 से 0.02 मिलीमीटर के मध्य, सी 2 से 0.2 मिलीमीटर के मध्य, डी 0.02 से 0.002 मिलीमीटर के मध्य। साथियों, सिल्ट के कणों का आकार 0.2 से 0.002 मिलीमीटर के मध्य होता है, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर डी है। आइए चलते प्रश्न नंबर 4 की तरफ। महीन बालू के कणों का आकार होता है? ए 0.002 मिलीमीटर से कम, बी 0.2 से 0.02 मिलीमीटर के मध्य, सी 2 से 0.02 मिलीमीटर के मध्य, डी 0.02 से 0.002 मिलीमीटर के मध्य। साथियों, महीन बालू के कणों का आकार प्रश्न के अनुसार बी उत्तर इसका सही है, यानी महीन बालू के कणों का आकार 0.02 से मध्य होता है, अर्थात 0.2 से 0.02 मिलीमीटर के मध्य होता है, अर्थात बी उत्तर इसका सही है। चलते हैं प्रश्न 5 की तरफ। प्रश्न 5, गठन के अनुसार मृदा को वर्गीकृत किया गया है। गठन के आधार पर मृदा को वर्गीकृत किया गया है। ए बलुई मृदा, बी दोमट मृदा, सी चिकनी मिट्टी और डी उपरोक्त सभी। गठन के आधार पर
मृदा को बलुई मृदा, दोमट मृदा, चिकनी मृदा में वर्गीकृत किया गया, अर्थात इसका डी उत्तर सही है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है, मृदा गठन में शामिल हैं ए बालू, बी सिल्ट, सी क्ले, डी उपरोक्त सभी। साथियों, प्रश्न के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर डी है, अर्थात मृदा गठन में बालू, सिल्ट और क्ले तीनों ही शामिल हैं। चलिए चलते प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है, मृदा के ऊसर होने के कौन कौन से कारण हैं? तो ए कम वर्षा होना, बी कार्बनिक पदार्थों की कमी, सी ए तथा बी दोनों सही हैं और डी कोई भी नहीं। साथियों, जैसा कि प्रश्न में बताया गया है कि मृदा के ऊसर होने के कौन कौन से कारण हैं, तो कम वर्षा के होने से भी ऊसर मृदा हो जाती है और कार्बनिक पदार्थों की कमी से भी हमारी ऊसर मृदा हो जाती है, अर्थात इसका सी उत्तर सही है। ए तथा बी दोनों ही इसमें सही हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न 8 की तरफ। प्रश्न 8 है, ऊसर भूमि के सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है ए जिप्सम, बी पायराइट्स, सी चूना, डी ए तथा बी। साथियों, ऊसर भूमि के सुधार के लिए जिप्सम और पायराइट्स ये दोनों ही प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर डी है। चूना अम्लीय मृदाओं में प्रयोग किया जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न 9 की तरफ। प्रश्न 9 है, ऊसर भूमि को सुधारा जा सकता है ए मृदा में हरी खाद देकर, बी मृदा में कंपोस्ट खाद देकर, सी मृदा में जिप्सम देकर और डी उपरोक्त तीनों। साथियों, ऊसर भूमि को मृदा में हरी खाद देकर भी सुधारा जा सकता है, मृदा में कंपोस्ट खाद देकर भी सुधारा जा सकता है, मृदा में रासायनिक पदार्थ यानी जिप्सम देकर भी सुधारा जा सकता है, अर्थात हमारा जो सही उत्तर है वो डी होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न 10 की तरफ। प्रश्न 10 है, ऊसर भूमि के प्रकार हैं। ऊसर भूमि के प्रकार हैं, इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लेना कि ऊसर भूमि को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, क्षारीय मृदाएं, लवणीय क्षारीय मृदाएं तथा अलवणीय क्षारीय मृदाएं। तो साथियों, प्रश्न के अनुसार विकल्प ए लवणीय क्षारीय मृदाएं, बी क्षारीय मृदाएं और सी अलवणीय क्षारीय मृदाएं, अर्थात तीनों प्रकार की मृदाओं को ऊसर मृदाओं में वर्गीकृत किया गया है। तो इस प्रकार हमारा उत्तर डी सही होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न 11 की तरफ। 11 है, क्षारीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? ए 7 से कम, बी 7, सी 7 से अधिक और डी उपरोक्त सभी गलत हैं। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर 7 से अधिक अर्थात सी उत्तर इसका बिल्कुल सही है। 7 से कम अम्लीय मृदाओं का पीएच मान होता है, 7 उदासीन का होता है और 7 से अधिक क्षारीय मृदाओं का पीएच मान होता है। चलिए चलते प्रश्न 12 की तरफ। प्रश्न 12 है, अम्लीय मृदाओं का पीएच मान कितना होता है? पीछे वाले प्रश्न को ध्यान कर लीजिए, मैंने बताया है अम्लीय मृदाओं का पीएच मान कितना होता है। प्रश्न यह है, इसके बहुविकल्पी प्रश्नों में बहुविकल्प हैं इसके, ए 7 से कम, बी 7, सी 7 से अधिक और डी उपरोक्त सभी गलत। साथियों, अम्लीय मृदाओं का पीएच मान
7 से कम होता है, अर्थात इसका ए उत्तर बिल्कुल सही है। 7 पीएच मान बताया था उदासीन मृदाओं का और 7 से अधिक पीएच मान बताया था क्षारीय मृदाओं का। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ध्यान करिए, मैंने पूर्व में ही इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है, किंतु प्रश्न यहाँ पर है तो यहाँ पर भी उत्तर दिया जाएगा। तो इसके विकल्प हैं ए जिप्सम, बी चूना, सी पायराइट्स और डी सल्फर। साथियों, अम्लीय मृदाओं के सुधार के लिए खेत में चूने का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम और पायराइट, सल्फर, इन तीनों का प्रयोग क्षारीय मृदाओं के सुधारने के लिए अथवा ऊसर मृदाओं के सुधारने के लिए किया जाता है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, अम्लीय मृदा बनने के प्रमुख कारण क्या हैं? ए अत्यधिक वर्षा, बी कार्बनिक पदार्थों की अधिकता, सी अम्लीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग, डी उपरोक्त सभी। तो अम्लीय मृदा बनने के प्रमुख कारण अत्यधिक वर्षा बिल्कुल सही है। कार्बनिक पदार्थों की अधिकता अगर खेत में हो तब भी हमारी मृदा अम्लीय हो जाती है। अम्लीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग अगर खेत में करें तो भी हमारी मृदा अम्लीय हो जाती है, अर्थात हमारा डी आंसर सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर डी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 है, अम्लीय मृदा को किस प्रकार सुधारा जा सकता है? ए जल निकास की उचित व्यवस्था के, बी चूने के प्रयोग द्वारा, सी अम्ल रोधी फसलों के द्वारा, डी उपरोक्त सभी। साथियों, अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए उचित जल निकास की भी आवश्यकता होती है। चूने का प्रयोग द्वारा भी मृदाओं को सुधारा जा सकता है, अम्ल रोधी फसलों को उगाकर भी सुधारा जा सकता है, अर्थात हमारा सही उत्तर डी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, प्रमुख मृदा सुधारक कौन कौन से हैं? यहाँ ध्यान रखना, यहाँ अम्लीय, क्षारीय, ऊसर का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो इस प्रकार जितने भी मृदा सुधारक हैं, चाहे वो अम्लीय मृदाओं को सुधारते हो चाहे क्षारीय मृदाओं को सुधारते हो, दोनों ही प्रकार के इसमें आ जाएंगे। तो साथियों, ए है जिप्सम, बी है चूना, सी पायराइट्स, डी उपरोक्त सभी। साथियों देखते हैं अब एक एक करके। जिप्सम क्षारीय मृदाओं को सुधारता है, चूना अम्लीय मृदाओं को सुधारता है, पायराइट्स भी क्षारीय मृदाओं को सुधारता है, अर्थात इस प्रकार हमारा सही उत्तर डी है। चलिए प्रश्न संख्या 17 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, चूने का प्रयोग किस प्रकार की मृदा सुधारने के लिए किया जाता है? जैसा कि पूर्व में ही बताया जा चुका है, दिमाग पर जोर डालिए सब याद आ जाएगा। इसके बहुविकल्प हैं, ए अम्लीय मृदा, बी क्षारीय मृदा, सी ए तथा बी के लिए और डी है उपरोक्त सभी गलत। साथियों, चूना अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात ए उत्तर इसका सही है। क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए जिप्सम तथा पायराइट्स का प्रयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। यह है खाली स्थान भरिए। प्रश्न 1, मृत्तिका का आकार होता है। मृत्तिका क्ले को कहा जाता है। क्ले को कहा जाता है। क्ले के कणों का आकार 0.002 मिलीमीटर होता है। तो यहाँ पर 0.02 मिलीमीटर सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 चलते हैं। दोमट मृदा में सिल्ट की मात्रा होती है। साथियों, दोमट मृदा में सिल्ट की मात्रा
80 से 100% होती है, 80 से 100% तक होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, मेड़बंदी करना ऊसर भूमि सुधार की विधि है। तो मेड़बंदी करना साथियों ऊसर भूमि सुधार की भौतिक विधि है। मेड़बंदी करना ऊसर भूमि सुधार की भौतिक विधि है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 4, पायराइट्स का प्रयोग ... मृदा सुधार के लिए किया जाता है। तो पायराइट्स का प्रयोग जैसे बहुविकल्पी प्रश्नों में भी कई बार उल्लेख किया गया है, पायराइट्स का प्रयोग क्षारीय अर्थात ऊसर मृदाओं को सुधारने के लिए किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 5, अम्लीय भूमि सुधार में प्रयोग किया जाता है। अम्लीय भूमि सुधार में जो रसायन प्रयोग किया जाता है वह है चूना। चूना यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हैं। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, प्रश्न का आकार बड़ा है तो इस हिसाब से हम छोटा कर लेते हैं, एडजस्ट कर ले रहे हैं। चलिए, सही पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। मृदा में बालू, सिल्ट तथा क्ले के कणों का विभिन्न मात्राओं में आपसी संबंध मृदा गठन कहलाता है। साथियों ये बिल्कुल सही है कि बालू, सिल्ट, क्ले के आपसी संबंध को, बालू, सिल्ट, क्ले के आपसी संबंध को ही मृदा गठन कहते हैं। चलिए अब चलते हैं 2 की तरफ। प्रश्न 2 है, अच्छी गठन वाली मृदाओं, अच्छी गठन वाली मृदाओं में रंध्रावकाशों की संख्या बहुत कम होती है। साथियों ये कतई गलत है, क्योंकि अच्छी मृदा गठन वाली मृदाओं में रंध्रावकाशों की संख्या बहुत अधिक होती है, यानी अधिक रंध्रावकाशों वाली मृदाएं अच्छी मानी जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते। प्रश्न नंबर है 3, भारत में ऊसर भूमि 170 लाख हेक्टेयर है। ये बिल्कुल सही है, भारत में ऊसर भूमि बहुत ज़्यादा है, यानी 170 लाख हेक्टेयर है, तो ये हमारा सही है। चलिए जानते हैं नंबर 4, नहरों द्वारा अधिक सिंचाई करने पर। नंबर 4, नहरों द्वारा अधिक सिंचाई करने से भूमि ऊसर नहीं होती। ये कतई गलत है, क्योंकि नहरों द्वारा यदि अधिक सिंचाई की जाती है तो हमारी भूमि ऊसर हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न है 5, अम्लीय मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है। जी हाँ, यह बिल्कुल सही है कि अम्लीय मृदाओं का पीएच मान 7 से कम होता है। जो पीएच मान 7 होता है वो मृदाएं उदासीन होती हैं और 7 से अधिक पीएच मान वाली मृदाएं क्षारीय होती हैं। चलिए आइए चलते आगे की तरफ। आगे है हमारे प्रश्नों की प्रकृति कि स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलाओ। तो एक तरफ आ और एक तरफ बा है, चलिए मिलाते हैं। बालू, सिल्ट व क्ले का आपसी संबंध, जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि बालू, सिल्ट और क्ले का जो आपसी संबंध है उसे हम मृदा गठन कहते हैं। तो कहाँ पर है मृदा गठन? स पर, तो अ को सा से मिला देंगे। चलिए अब देखते 2, अधिक बालू की मात्रा। जिस मृदा में अधिक बालू की मात्रा होती है उस मृदा को बलुई मृदा कहेंगे, अर्थात इसको य से मिला देंगे, 2 को य से मिला देंगे। लवण, जिस मृदा में लवण अधिक होंगे उस मृदा को हम लवणीय मृदा कहेंगे, अर्थात 3 को आ से मिला देंगे। अब है 4, निछालन। निछालन एक भौतिक विधि है, अर्थात 4 को बा से मिला देंगे। अब है 5, कार्बनिक खादों का प्रयोग। कार्बनिक खादों का प्रयोग जैविक विधि है। साथियों 5 को 10 से मिला देंगे। इस प्रकार हमारा ये आज का अध्याय समाप्त होता है। अगले नए अध्याय में
हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। ठीक।